तो आज हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट का प्रिपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में जो हमने कल किया था एलॉय फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फिर हमने किया था इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स या फिर हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो वो सारे लर्न कर लिए होंगे तुमने, एक दो बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि बेटे केमिस्ट्री में रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। रोज रोज जब थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो वो माइंड में बैठता जाएगा, ठीक है। और एक ही दिन पढ़ने से कभी भी किसी के भी नंबर नहीं आते बेटे। सो हमें हमेशा थोड़ा थोड़ा रोजाना पढ़ना है, रोज रोज रेगुलर हम याद करते रहेंगे, फिर लिख लिख के हम प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद फिर हम लोगों को कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और मार्क्स भी तभी आते हैं कि जब हम लोग रोजाना अपना रेगुलर होके पढ़ रहे हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री का पेपर मुश्किल आता नहीं है ना। सारा ही एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होता है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। और तो हमने एनसीईआरटी को बस अच्छे से समझ समझ के ऐसे करना है कि जैसे दिमाग में वही घुस गई है सारी, ठीक है। सो आज हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे बाकी का पार्ट, जिसमें हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट और उससे पहले ऑक्साइड्स और उनके ऑक्सो आयंस जो बनते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, थोड़ा सा पार्ट वो है। बाकी बेसिक हमारा डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट का पार्ट आज की क्लास में रहेगा, ठीक है। आप देखो बेटे, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो मेटल आयंस जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ना बेटे, तो हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे फॉर्म एमओ ऑक्साइड्स, यानी कि मेटल ऑक्साइड्स एमओ की फॉर्म में बनाते हैं। एमओ मींस जिसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा, मेटल और ऑक्सीजन, तो 1:1 रेशियो में रहेंगे, एक्सेप्ट स्कैंडियम। और जो भी उनके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर आयोनिक इन नेचर। अब स्कैंडियम क्यों नहीं बनाता, क्योंकि बेटे स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं शो करता, तो वो एमओ टाइप का ऑक्साइड भी नहीं बनाएगा ना, क्योंकि एमओ का मतलब ये है कि हमारे मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो गई, 2 हो गई। तो अब स्कैंडियम तो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, क्योंकि स्कैंडियम 21 है, तो 3d1 4s2, तो वो तीनों इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, इसलिए स्कैंडियम एमओ टाइप का ऑक्साइड नहीं बनाएगा। जो भी हमारे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं ना ऑक्साइड्स, वो आयोनिक होते हैं। और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एम्फोटेरिक, फिर एम्फोटेरिक के बाद वो हमारा बेटे कोवेलेंट में चेंज हो जाता है ऑक्साइड। So as the oxidation number of the metal increases, ionic character decreases and acidic character increases, ठीक है। तो हमारे पास आप जैसे देखो मैंगनीज का है हमारे पास, मैंगनीज तो बेटे हमारे पास +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी बनाता है, MnO2 भी बनाता है ना। तो +7 में जो मैंगनीज का है वो होता है हमारा Mn2O7। तो Mn2O7 में ये हमारा एसिडिक होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा, अब Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 से स्टार्ट होके बेटे +7 तक जाती है। अब क्योंकि जितनी ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई वो हमारा एसिडिक में चेंज हो गया। तो हमारे पास इनिशियली बेसिक से स्टार्ट होके धीरे धीरे हमारे पास ये एसिडिक की तरफ मूव करते हैं। तो हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर एसिडिक इज द ऑक्साइड, और मोर उसका कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाता है आयोनिक से छोड़ के, क्योंकि आयोनिक में बेटे इलेक्ट्रॉन्स या तो पूरे लूज करने या फिर गेन करते हैं। आयोनिक कंपाउंड में एक एलिमेंट गेन करेगा, अब मेटल है तो मेटल तो लूज ही करेगा। अब जब लूज करते हैं तो कम इलेक्ट्रॉन से तो लूज कर सकते हैं, 1 2 3, ज्यादा करने के लिए तो फिर शेयरिंग करनी पड़ती है। तो इसीलिए जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो उसके अंदर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बने हुए होते हैं, लेकिन जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं उनके अंदर बेटे आयोनिक ही बॉन्ड होते हैं। अब हमारे पास V2O5 है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये हमारा एम्फोटेरिक है। और अब क्रोमियम का अगर हम देखें तो क्रोमियम ऑक्साइड और Cr2O3, यहाँ ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ हमारी ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो +2 वाला हमारा बेसिक है बेटे, और जो +3 वाला है वो हमारा एम्फोटेरिक है। तो इस तरीके से बेटे हम लोग ये देख लेंगे
कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं बेटे प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तुम लोग लैब में यूज करते हो, है ना, अपना प्रैक्टिकल जब करते हैं एक्सपेरिमेंट्स, तो हम लोग क्लोराइड आयन की टेस्टिंग के लिए भी पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं। हल्दी जैसे रंग का पाउडर होता है, फिर उसका सॉल्यूशन तुम लोग बना लेते हो, ठीक है, पानी में डाल के। तो जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है यानी कि K2Cr2O7, तो इसके जो ओर है ना बेटे, दैट इज कॉल्ड फेरोक्रोम या फिर क्रोमाइट ओर। उसको हम लोग फेरोक्रोम भी कह देते हैं और क्रोमाइट ओर भी कह देते हैं। अब फेरोक्रोम या क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला क्या है? सो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फेरोक्रोम और क्रोमाइट ओर। अब फेरोक्रोम या क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला होता है बेटे FeO.Cr2O3। ठीक है, यानी कि हमारे पास फेरिक फेरस ऑक्साइड प्लस Cr2O3 होता है। तो अगर हमने वैसे लिखना है तो हम इसको FeCr2O4 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फेरोक्रोम है। ठीक है, सो फेरोक्रोम को पहले हम लोग या तो Na2CO3 के साथ फ्यूज करेंगे या फिर K2CO3 के साथ हम इसको फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने का मतलब होता है स्ट्रांगली हीट करना। इतना स्ट्रांगली हीट करेंगे कि वो मेल्ट हो जाए। आप क्योंकि पहले तो बेटे ये पत्थर यानी कि ओर की फॉर्म में होगा, तो ओर कोई भी होगा तो पहले जब वो बड़े बड़े टुकड़ों में मिलता है तो सबसे पहले हम उसको तोड़ते हैं और उसको हम पाउडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। पाउडर्ड फॉर्म में लाने के बाद हमारी रिएक्शंस इजी हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो हमने पहले उसको क्या कर दिया बेटे, क्रोमाइट ओर को लिया, उसको हमने छोटे टुकड़ों में पाउडर फॉर्म में किया, फिर हमने उसको क्या किया बेटे, फ्यूज किया किसके साथ, या तो हम सोडियम कार्बोनेट लेंगे या फिर पोटेशियम कार्बोनेट। उनके साथ जब हमने फ्यूज किया यानी कि स्ट्रांगली हीट कर दिया, तो हमारे पास बेटे सोडियम क्रोमेट बनता है Na2CrO4। और जो ये सोडियम क्रोमेट है दिस इज येलो कलर्ड सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास येलो कलर का बनेगा और साथ में हमारे पास Fe2O3 और CO2 भी निकल जाएंगे। अब हम इसको जो हमारे पास सोडियम क्रोमेट का सॉल्यूशन हमने इसको क्या करा, पानी में डाला और फिर हमने इसको फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने से क्या हुआ बेटे, ये फेरिक ऑक्साइड हमारा अलग हो गया। CO2 तो गैस ही प्रोड्यूस हुई थी तो वो तो वैसे ही बाहर चली जाएगी। अब ये हमने फिल्टर कर लिया, फिल्टर करने के बाद ये तुम्हारा फिल्टर पेपर पे आ गया और हमारे पास सोडियम क्रोमेट येलो कलर का सॉल्यूशन बच गया। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन येलो कलर का सॉल्यूशन बचा, अब इसके अंदर हम H2SO4 एसिड डालते हैं। एक पर्टिकुलर डेंसिटी का हम इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी का H2SO4 इसमें डालते हैं और फिर हम इसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है हमारे पास सोडियम डाइक्रोमेट 2H2O का। तो अब जब हमने H2SO4 के साथ उसको एसिडिफाई किया तो हमारे पास सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। अब सोडियम डाइक्रोमेट जो है, सोडियम डाइक्रोमेट को हमने जो है वो हमारा ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन बना। तो हमने हमारे पास रिएक्शन आ गई कि हमने सोडियम क्रोमेट लिया, उसके अंदर हमने H आयंस डाले, H आयंस यानी कि हमने H2SO4 डाल दिया। तो जब हम क्रोमेट में एसिड ऐड करते हैं तो वो डाइक्रोमेट में चेंज होता है। और क्रोमेट और डाइक्रोमेट जो होते हैं ना बेटे आयंस, वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है और इसी चीज का हम लोग आगे एक रिएक्शन में यूज करेंगे, इफेक्ट ऑफ पीएच में भी यूज करेंगे। तो अब हमारे पास सोडियम क्रोमेट इट विल चेंज इनटू सोडियम डाइक्रोमेट, प्लस सोडियम आयन सॉल्यूशन में रह जाएंगे प्लस पानी भी रह जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे दो स्टेप्स बेटे कि सबसे पहले हमने क्रोमाइट ओर लिया FeO.Cr2O3 जिसको फेरोक्रोम भी बोल देते हो, उसको हमने फ्यूज कर दिया Na2CO3 या फिर K2CO3 के साथ। जब हम मोस्टली हम लोग उसको Na2CO3 के साथ ही करते हैं। जब हमने उसको Na2CO3 के साथ किया तो हमारे पास सोडियम क्रोमेट बना। सोडियम क्रोमेट को फिर हमने सॉल्यूशन फॉर्म में लिया, फिल्टर किया, Fe2O3 अलग निकाल दिया और हमारे पास येलो कलर का सॉल्यूशन आ गया। येलो कलर का जो सॉल्यूशन है उसको फिर हमने एसिडिफाई किया H2SO4 के साथ, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रेविटी के H2SO4 के साथ, और हमारे पास बन गया सोडियम डाइक्रोमेट जो कि ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन है और उसके हमने क्रिस्टल्स बना लिए। ठीक है,
उसको हमने फिर हीट किया और हमने उसके सोडियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स बना लिए। फिर हम उनको क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे क्रिस्टल्स को। फिर हम उसके साथ KCl को रिएक्ट कर आएंगे, क्योंकि जो Na2Cr2O7 बनता है ना बेटे, दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो इसीलिए हम K2Cr2O7 में कन्वर्ट करने के लिए उसको फिर KCl के साथ रिएक्ट कराते हैं और हमारे पास K2Cr2O7 की फॉर्मेशन हो जाती है। सो हमारे पास K2Cr2O7 की फॉर्मेशन हो गई। समझ आ गया? अब ऑरेंज क्रिस्टल्स जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट के तुमने अलग कर लिए। अब जो हमारे पास ये डाइक्रोमेट और क्रोमेट आयंस हैं, पहले हम इनका स्ट्रक्चर कर लेते हैं बेटे। अब क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर और डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर अभी अभी हमने करा। सोडियम क्रोमेट था तो CrO4 2 नेगेटिव, ठीक है। अब देखो बेटे, सोडियम क्रोमेट में क्रोमियम के साथ 4 ऑक्सीजन है ना, 4 ऑक्सीजन है और ये कितने बॉन्ड बना रहा है, ये 6 बॉन्ड बना रहा है ना। और उन 6 बॉन्ड में से हमारे पास 4 तो है बेटे सिग्मा बॉन्ड और 2 है पाई बॉन्ड। तो जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं वही हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो क्रोमियम यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और हम उसका हाइब्रिडाइजेशन ऐसे लिख देंगे 1 2 3 और 1 4। अब 4 ऑक्सीजन बॉन्ड बॉन्ड बन गए और हमारे पास 2 ने उसके साथ क्या बनाया बेटे, डबल बॉन्ड बना दिया और 2 हमारे क्या रह गए, सिंगल बॉन्डेड रह गए। सिंगल बॉन्डेड वाले हमेशा क्या होते हैं बेटे, नेगेटिवली चार्ज। तो इसीलिए हमारा जो ये क्रोमेट आयन है, इट इज टेट्राहेड्रल एंड इट इज हैविंग 2 सिंगल बॉन्डेड। तो ये नहीं ऐसे लिखो, तो इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो बेटे, यहां पर ही हम नेगेटिव दिखा दें। तो अब हमारे पास ये हमारा सोडियम क्रोमेट का स्ट्रक्चर हो गया जो कि टेट्राहेड्रल है। अब है हमारे पास सोडियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर। तो ये क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर था विच इज टेट्राहेड्रल, और जो हमारा डाइक्रोमेट आयन है बेटे उसके अंदर 2 क्रोमेट आयन जो कि टेट्राहेड्रल हैं, वो एक ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनाते हैं। सो 2 क्रोमेट आयन 2 टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो जो हमारे 2 टेट्राहेड्रल हैं वो हमारे इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे। अब हमने क्या किया, Cr2O7 2 नेगेटिव है, तो अब देखो बेटे हर क्रोमियम के हिस्से में 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं और हमारा जो फॉर्मूला है वो है Cr2O7 2 नेगेटिव। अब जब 2 नेगेटिव है तो कैसे करोगे उसको, देखो यानी कि हमारे पास बॉन्ड कितने बनेंगे, Cr, हर क्रोमियम के हिस्से में 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन जो दोनों शेयर करते हैं। तो हम लोग इसको क्या बना देंगे बेटे, इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे और हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज है, यानी कि बाकी सारे ऑक्सीजन हमारे पाई बॉन्ड बनाएंगे लेकिन 2 हमारे जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर आ जाएगा और हमारे पास अब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 126 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास ये हमारा डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब है बेटे हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट का कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। देखो बेटा, जो हमारा डाइक्रोमेट आयन है और जो हमारा क्रोमेट आयन है वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं जब पीएच की वैल्यू 4 होती है। सो क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन दे एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम एट पीएच 4। अब क्रोमेट आयन ये हमारा है, इसके अंदर जब हमने एसिड डाल दिया तो हमारे पास ये डाइक्रोमेट आयन में चेंज हो जाता है, यानी कि क्रोमेट के अंदर थोड़ा सा एसिड डालोगे सो इट विल चेंज इनटू डाइक्रोमेट आयन, और डाइक्रोमेट आयन में अगर आप बेस डाल दोगे ना बेटे तो ये क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं CrO4 2 नेगेटिव is in equilibrium with
Cr2O7 2 नेगेटिव। आप कैसे लिखोगे कि अगर हमने इसमें H पॉजिटिव डाला तो क्रोमेट आयन इट विल चेंज इनटू डाइक्रोमेट आयन, और जब हमने डाइक्रोमेट में बेस डाल दिया सो इट विल चेंज इनटू क्रोमेट आयन। अब जो हमारा क्रोमेट आयन है इसका कलर होता है बेटे येलो। सो येलो कलर वाले सॉल्यूशन में जब आपने एसिड डाला तो ये ऑरेंज कलर का Cr2O7 2 नेगेटिव आयन का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये हमारे पास ऑरेंज सॉल्यूशन बन गया और ये हमारा हो गया बेटा येलो कलर का सॉल्यूशन। ठीक है, सो क्रोमेट आयन इट विल चेंज इनटू डाइक्रोमेट मींस फ्रॉम येलो टू ऑरेंज, और अगर इसमें हमने बेस डाल दिया सो ऑरेंज से येलो कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो एडिशन ऑफ एसिड टू क्रोमेट आयन विल चेंज इट इनटू डाइक्रोमेट, and addition of base to dichromate ion will change it into chromate ion। तो ये हमारे पास है, इसको हम कहते हैं पीएच डिपेंडेंट इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम जो पीएच पे डिपेंड होता हो दैट इज कॉल्ड पीएच डिपेंडेंट इक्विलिब्रियम। अब है बेटे हमारी इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज। अब एग्जाम में आएगा, कैसे आएगा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन क्रोमेट सॉल्यूशन, और एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड एसिड टू क्रोमेट सॉल्यूशन, और व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड बेस टू डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अब है बेटे सबसे पहले कि अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट कर दें, तो अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं ना बेटे तो हमें पोटेशियम क्रोमेट मिल जाता है। सो ऑन हीटिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट चेंजेस इनटू पोटेशियम क्रोमेट, और साथ साथ क्रोमिक ऑक्साइड भी मिलेगा which is Cr2O3। so chromic oxide is Cr2O3, so dichromate changes into chromate and Cr2O3 on heating। अब है बेटे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ये अब तुम लोग थोड़ा ध्यान से सारा कुछ सुनते भी जाओ और एक नोटबुक उठा लो, पेन उठा लो और लिखते भी जाओ। देखो बेटे, जो हमारा डाइक्रोमेट आयन है वो हमारा एसिडिक मीडियम में, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। सो एसिडिक मीडियम में ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ये कैसे है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटे, देखो जो हमारे पास डाइक्रोमेट आयन है, इस अब हम लोग 11th में एक रिडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग करते थे, है ना, तो वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, तुम लोगों को समझ आ जाएगा। इधर देखो डाइक्रोमेट आयन लेंगे हम, डाइक्रोमेट आयन को बेटे हमने एसिडिक मीडियम में, अब क्योंकि वो ऑक्सीडेशन जो शो करता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर अपना वो शो करता है एसिडिक मीडियम में, तो ये एसिडिक मीडियम में किसमें चेंज होता है बेटे, ये चेंज होता है क्रोमियम 3+ में। अब तुमने क्या करना है, वही 11th वाला कॉन्सेप्ट उठा के इसको बैलेंस कर देना है, और ये हमारी मेन रिएक्शन बन जाएगी जो हम हर बार कि भाई ये आयोडाइड को आयोडीन में चेंज करता है, फेरस को फेरिक में चेंज करता है, तो हम बेस रिएक्शन इसको बनाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब जो Cr2O7 2 नेगेटिव है, यहाँ क्योंकि हमारे पास 7 ऑक्सीजन है तो हम यहाँ पे बेटे 7 वाटर ऐड कर देंगे। अब 7 वाटर ऐड करते ही ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन अब यहाँ क्रोमियम भी 2 थे तो हमने यहाँ 2 क्रोमियम भी कर दिया। अब यहाँ हो गए 14 हाइड्रोजन राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में हम 14 हाइड्रोजन भी ऐड करेंगे ताकि क्या हो जाए बेटे, एच आयन भी बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है हमारे पास 6 पॉजिटिव, और यहाँ पे है हमारे पास, ये है हमारे पास 2 नेगेटिव, और ये हमारे पास हो गए 14 पॉजिटिव, यानी कि 12 पॉजिटिव है। ठीक है, और उधर है हमारे पास 6 पॉजिटिव, तो 12 पॉजिटिव को हम 6 पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे। सो दिस इज आवर बेसिक रिएक्शन फॉर द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ डाइक्रोमेट आयन। तुमने इस रिएक्शन को याद करना है, जिसको याद नहीं हो वो मेरी तरह सिंपल सा बैलेंस खुद करके वहां पे साइड में रफ में एक लाइन लगा के सॉल्व कर लोगे कि भैया ऐसे ऐसे ये बैलेंस होगी।
ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि क्या क्या करता है बेटे, देखो जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इट ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड्स टू आयोडीन, तो ये आयोडाइड्स को आयोडीन में कन्वर्ट करेगा। तो आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करेगा, तो ये पूरी रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे करेंगे। अब तुमको पता है भाई आयोडाइड हो गया हमारा आई नेगेटिव, ये चेंज हो रहा है बेटे किस में, I2 में। तो अब उधर कितने आयोडीन हो गए, 2, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 2। इधर हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज हो गया, तो हम इस तरफ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ठीक है, अब जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, अभी हमारी बेसिक रिएक्शन जो थी वो मैं एक बार लिख देती हूँ। अब देखो जो तुम्हारी बेसिक रिएक्शन थी वो थी बेटा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस क्या था, Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O, यही था ना बेटे, और ये 2 थे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने सबसे पहले दोनों में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल करना है, तो हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इस इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करके वो हमारी इक्वेशन बन गई 6I नेगेटिव गिव्स अस 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो बेटे। अब जब हम ऐड करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, मेन रिएक्शन क्या बन जाएगी, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव गिव्स अस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3I2 प्लस 7H2O। आया समझ में, तो ये हमारे पास बन गया बेटे। तो ये इक्वेशन अब इसको मैच करो, देखो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव गिव्स अस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3I2 प्लस 7H2। तो रटने की जरूरत नहीं है ना। तो ये क्योंकि अगर हम वैसे लर्न करने की कोशिश करेंगे तो हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर देंगे। तो यहाँ पे बेटे गड़बड़ होगी नहीं, क्योंकि हमने खुद से सॉल्व करके देख लिया। एक और इक्वेशन मैं तुमको ऐसे ही सॉल्व करके दिखाती हूँ, उसके बाद बाकी की तुम लोग करोगे और एक इक्वेशन और बताऊंगी। ठीक है, आप देखो दूसरी इक्वेशन जो हम कर रहे हैं वो है कि बेटे जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, वो क्या करता है, फेरस आयन को फेरिक आयन में चेंज कर देता है, यानी कि Fe2 पॉजिटिव को किसमें चेंज कर रहा है, ये Fe3 पॉजिटिव में। अब देखो बेटे Fe2 को Fe3 में कर रहा है, तो इधर तो 3 पॉजिटिव चार्ज, इधर 2, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ऑक्सीडाइज जो कर रहा है, ऑक्सीडाइज का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वहां पे वो दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करा देगा। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब हमारी बेस इक्वेशन में तो 6 इलेक्ट्रॉन है बेटे, और यहाँ पे तो एक ही है, तो तुम लोग फिर से क्या करोगे, इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 Fe2 पॉजिटिव 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब जो हमारी बेस इक्वेशन थी वो, उसमें इसको बच्चों ऐड कर दो। समझ आ रहा है, आ रहा है तो लिख दो भाई कि आ रहा है समझ में। ठीक है, अब इन दोनों को जब बेटा ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। नेट इक्वेशन क्या बन गई हमारी, नेट इक्वेशन बन गई Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस 14H पॉजिटिव गिव्स अस 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। तो ये हमारी नेट इक्वेशन इन दोनों को ऐड करके आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से तुम लोग ये भी कर सकते हो, टिन 2 टू टिन 4, यानी कि SN2 प्लस को किसमें चेंज करता है, ये SN4 पॉजिटिव में। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे। जब तुम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे
तो अब इसके अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और इस तरफ हमारे 6 हैं, तो हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? गुड इवनिंग बेटा। आप देखो इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे हमारी मेन रिएक्शन जो थी उसमें हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब हम फिर से क्या करेंगे बेटे, वही मेन इक्वेशन में अपने इसको ऐड कर दोगे। ठीक है, तो इसकी तो पहले मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या बन गई मेन इक्वेशन, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6Fe2 पॉजिटिव प्लस 14H पॉजिटिव gives us 2 chromium 3 positive plus 6 Fe3 positive plus 7 H2O। तो अब रटने की जरूरत नहीं है ना कि किसमें कौन सा कोफिशिएंट आएगा, हमको ऐसे ही पता चल जाएगा। अब ये हमारे पास SN2 पॉजिटिव से को किसमें कन्वर्ट करता है बेटे, SN4 पॉजिटिव में। तो अब बेस इक्वेशन हमारी ये है, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट की बेस इक्वेशन ये है। इसमें हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ हमारे पास 2 ही हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गई ये 3SN2 पॉजिटिव। चलो मैं अगले पेज पे कर देती हूँ, थोड़ा मिक्सिंग सी हो रही है सारी, है ना, फिर इस पे दोबारा आ जाएंगे। अब हमारा जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो SN2 पॉजिटिव को SN4 पॉजिटिव में चेंज करता है बेटे। तो यानी कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने उसमें से निकलवा दिए, है ना, तभी तो ये SN2 से SN4 में चेंज हो गया। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो बेसिक इक्वेशन थी वो थी हमारी क्या, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इसने हमको दिया क्या, Cr3 पॉजिटिव 2 प्लस 7H2O। ठीक है, आप देखो बेटे कैसे करोगे, फिर से इसमें 2 है इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर दो, तो ये हमारे पास हो गया 3SN2 पॉजिटिव गिव्स अस 3SN4 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन दोनों को कर दो ऐड। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो नेट इक्वेशन हमारे पास बन गई बेटे Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SN2 पॉजिटिव प्लस 14H पॉजिटिव gives us 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SN4 पॉजिटिव प्लस 7H2O। तो ये हमारे पास बेटे नेट रिएक्शन इसके ऑक्सीडेशन की बन गई। तो जब भी हमारे पास कोई रिएक्शन आ जाए, कंप्लीट द रिएक्शन, और तुमको नहीं ध्यान आ रहा ना, तो फटाफट अपने पोटेशियम डाइक्रोमेट की बेस इक्वेशन और क्या उसमें दे रखा है तुमको ये तो ध्यान रहेगा ही कि भाई SN2 पॉजिटिव को SN4 में चेंज करता है, Fe2 पॉजिटिव को Fe3 में। तो बस हमने इसी तरीके से उनको बेटे ऐड करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो गेन कर रहा है और ये हमारा लूज करेगा। तो इस तरीके से ये इक्वेशन कर लेंगे। ठीक है, अब है बेटे हमारे पास टेस्ट फॉर ड्रंकन ड्राइवर। आप कई बार लिखा होता है ना कि भाई कोई ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे थे, पुलिस ने पकड़ लिया, पकड़े गए, तो पुलिस कैसे टेस्ट करती है, ये बेटे हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट का ही सॉल्यूशन जो होता है, इसके अंदर आप क्या करते हैं ना, वो ड्राइवर है ना उसके ऐसे करवाते हैं उससे, तो वो जब उसका अल्कोहल के वेपर्स उसके सांस के साथ आते हैं, जब अल्कोहल के वेपर्स उसकी सांस के साथ आएंगे ना, तो अब हमारा डाइक्रोमेट का कलर तो ऑरेंज कलर है, लेकिन जब उसमें वो अल्कोहल जाएगा तो डाइक्रोमेट में उन्होंने एसिड डाला और साथ में अल्कोहल के उसके वेपर्स पास करा देते हैं, तो वो हमारा सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाता है। अगर ग्रीन कलर का हो गया तो इसका मतलब भैया उसने अल्कोहल नहीं रखा है। ठीक है, और पता चल गया कि भैया ये ड्राइवर है ना ड्रिंक किया हुआ है। और अगर ग्रीन कलर नहीं होता, ऑरेंज का ऑरेंज है, तो इसका मतलब ड्रिंक नहीं किया हुआ। तो ये टेस्ट जो करते हैं, तो दिस इज द टेस्ट फॉर ड्रंकन ड्राइवर। ठीक है, समझ आ गया। तो ये तुमको रिएक्शन याद करनी है कि Cr2O7 में जब हमने इथेनॉल डाला और हमने एसिड डाला, तो हमारे पास Cr3 पॉजिटिव
और एसिटिक एसिड, और ये हमारा ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, ऑरेंज कलर से ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब है बेटे हमारे पास पोटेशियम पर मैंगनेट। हाँ, ये पाठक जो तुम लिख रहे हो वो भी ठीक है, मगर जो टेस्ट करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, आप देखो बेटे, पोटेशियम पर मैंगनेट हमारा जो KMnO4 है, KMnO4 की जो हम प्रिपरेशन करते हैं ना, वो उसका ओर जो होता है दैट इज कॉल्ड पायरोल्यूसाइट ओर। तो जो पायरोल्यूसाइट है उसका फॉर्मूला होता है बेटे MnO2। सो MnO2 से हम पोटेशियम पर मैंगनेट की प्रिपरेशन करेंगे। तो इसमें भी पहला स्टेप यही है, क्योंकि ओर है, बड़े बड़े रॉक के वो पीसेस होते हैं, उनको पहले पाउडर करते हैं। पाउडर करने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्योंकि इंक्रीज हो जाएगा, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो हमने क्या किया उसका बेटे, कंसंट्रेशन मींस भाई जो गैंग पार्टिकल्स हैं, जो इम्प्योरिटीज हैं, उनको सबसे पहले हटा देते हैं। जब उनको सबसे पहले हटाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, हम पायरोल्यूसाइट को KOH के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या फिर KClO3 के साथ, यानी कि कोई ना कोई हम क्या लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, उसके साथ इसको रिएक्ट कराते हैं। तो MnO2 से ये ग्रीन कलर का पोटेशियम मैग्नेट में चेंज हो जाता है। अब पर मैग्नेट होता है KMnO4 और पहले बनेगा मैग्नेट। जैसे डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो पहले बना था क्रोमेट, फिर हमने क्रोमेट को डाइक्रोमेट में किया था। बिल्कुल उसी तरीके से बेटे यहाँ पे पहले बनेगा मैग्नेट और मैग्नेट को हम चेंज कर देंगे पर मैग्नेट में। ठीक है, अब जो MnO2 है, जब उसमें हमने KOH डाला प्लस ऑक्सीजन डाल दिया, या हमने कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया जैसे KNO3 है, KClO3 है, और उनके साथ जब हम हीट करते हैं ना बेटे, तो MnO2 चेंज हो जाता है K2MnO4 में, जो कि हमारा पोटेशियम मैग्नेट है। और पोटेशियम मैग्नेट का कलर तुमको ध्यान रखना है बेटे, इट इज ग्रीन इन कलर। कैसा कलर है इसका, ये ग्रीन कलर का है, ग्रीन, है ना। क्योंकि कई बार जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर ना बेटा ऐसे दिया होता है कि हमारे पास एक कंपाउंड ए है विच इज ग्रीन इन कलर, उसको ये इसके साथ रिएक्ट कराया तो वो डार्क वायलेट कलर के क्रिस्टल्स बन गए। तो बताओ भाई कंपाउंड ए क्या था, कंपाउंड बी क्या था। तो इसलिए हमको ये कलर भी थोड़ा ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 3-4 साल में एक बार ऐसा क्वेश्चन एक बार ही जरूर आता ही आता है। ठीक है, जनरली तो वही एलॉय फॉर्मेशन है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, कैटालिटिक है, हाई एंथैल्पी ऑफ हाई हीट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, जनरली वहीं तक आता है क्वेश्चन। लेकिन कभी कभी जब थोड़ा सा कहते हैं ना जब पेपर मुश्किल आ गया, तो मुश्किल जो पेपर जिसको कह देते हैं वो थोड़ा सा इस टाइप से वो दे देते हैं, बस और कुछ नहीं है। तुम ध्यान से पढ़ोगे तो वहां पे तुम्हारा दिमाग उसी अकॉर्डिंग चलने लग जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा बेटे पोटेशियम मैग्नेट बन गया ना, ये हमारा, दिस इज आवर पोटेशियम मैग्नेट। अब ये जो हमारा पोटेशियम मैग्नेट बना है, ये बेटे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करेगा, चाहे न्यूट्रल मीडियम में और चाहे एसिडिक मीडियम में, और ये हमें देगा पोटेशियम पर मैग्नेट। यानी कि MnO4 नेगेटिव, Mn2O4 नेगेटिव से MnO4 नेगेटिव से ये हमारा MnO4 नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास MnO4 नेगेटिव और ये हो गया बेटे हमारा MnO4 सिंगल नेगेटिव, तो ये इसमें चेंज हो गया। लेकिन इस मेथड में एक चीज और नुकसान भी तो है, MnO2 से ही तुमने स्टार्ट किया था बेटा ये रिएक्शन, है ना। अब अगले स्टेप में MnO2 ही हमको मिल गया, तो इसलिए ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक भी है कि हमने जो स्टार्ट किया था MnO2 से, सो 1/3 ऑफ MnO2 हमें वापस मिल जाता है। इसीलिए हम इस मेथड को थोड़ा प्रेफर कम करते हैं। तो इसीलिए जो कमर्शियली है ना बेटे, कमर्शियली हम इसका फ्यूजन करते हैं और फिर हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, सो कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय alkaline oxidative fusion of MnO2 and then its electrolysis is done।
तो पहले उसका ऑक्सीडेटिव फ्यूजन करेंगे, उसको ऑक्सीजन के साथ, KOH के साथ, KNO3 के साथ MnO4 2 नेगेटिव में तो कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद हम उसको क्या करते हैं बेटे, उसके बाद हम उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं। सो इलेक्ट्रोलिसिस जब तुम करोगे तो वो सीधा पूरा का पूरा किसमें चेंज हो जाएगा, MnO4 नेगेटिव में। वापस से जहां से स्टार्ट किए थे वही चीज नहीं मिलती। जैसे तुम लोग घर से चले स्कूल जा रहे हो, है ना, और स्कूल गए नहीं, स्कूल से फिर वापस घर आ गए, तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना, यानी कि वहां पढ़ाई भी नहीं करी और वापस। बिल्कुल ऐसे ही हमने यहाँ पे रिएक्टेंट MnO2 स्टार्ट किया, प्रोडक्ट में MnO2 मिल गया। तो इसीलिए हम लोग इसको कमर्शियल जब करते हैं ताकि भी नुकसान कम हो, तो पहले इसका फ्यूजन तो करेंगे ही करेंगे, K2MnO4 बनेगा बनेगा, लेकिन उसके बाद तुम उसका क्या कर देते हो बेटे, इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हो, और MnO4 2 नेगेटिव से वो MnO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो थी बेटे हमारे KMnO4 की प्रिपरेशन। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब है इनके हमारे पास स्ट्रक्चर्स, जैसे हमने अभी क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर किया था, बिल्कुल वैसे ही अब हम लोग KMnO4 यानी कि MnO4 2 नेगेटिव मैग्नेट आयन और MnO4 नेगेटिव पर मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर करेंगे। अब देखो MnO4 2 नेगेटिव मैग्नेट आयन, ये तुमको मैं समझा देती हूँ कि कैसे करना होता है। ठीक है, एक बारी स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ बेटे, और ये ध्यान रख लेना। देखो बेटा, ऑक्सीजन वाले जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं ना, उनमें थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात है। 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारा एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है, 2 बनाता है ना। अब यहाँ 4 ऑक्सीजन है, सिंस देर आर 4 ऑक्सीजन, तो हमारे पास 4 सिग्मा बनने चाहिए और 4 पाई बनने चाहिए ना बेटे, 8 बॉन्ड बनने चाहिए। लेकिन कितना नेगेटिव चार्ज है ऊपर, 2 नेगेटिव। जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतने हम पाई बॉन्ड कम कर देते हैं। तो हमने कितने कम कर दिए बेटे, 2। तो हमारे पास पाई बॉन्ड कितने बच गए, 2 पाई बॉन्ड बच गए। अब हमारे पास 4 सिग्मा और 2 पाई हो गए। 4 सिग्मा और 2 पाई का मतलब टोटल 6 बॉन्ड बनेंगे। अब तुम क्या करोगे, स्ट्रक्चर जितने सिग्मा होते हैं ना बेटे उतनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं। ये हमारा 11th का कॉन्सेप्ट है कि जितने सिग्मा बॉन्ड उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हमारी sp3 हो गई हाइब्रिडाइजेशन, हमने यहाँ पे लिख दिया sp3। अब sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल, तो 1 2 3 4। अब एक ऑक्सीजन ऐसे बना दो, नेगेटिव चार्ज, दूसरा ऑक्सीजन ऐसे बना दो, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर हमारे पास 2 ऑक्सीजन, 2 पाई बॉन्ड बनेंगे ना, तो 2 ऑक्सीजन ने 2 डबल बॉन्ड बना लिए। सो ये हमारे पास MnO4 2 नेगेटिव यानी कि मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर हो गया, जिनका कलर कैसा होता है बेटे, ग्रीन कलर होता है। ठीक है, अब हम बनाएंगे किसका स्ट्रक्चर, पर्पल आयन का। पर्पल आयन किसका बनेगा, जो हमारा पर मैंगनेट आयन है। पर मैंगनेट अभी अभी मैंने तुमको बताया क्या है, MnO4 नेगेटिव बेटे। अब MnO4 नेगेटिव है तो ऑक्सीजन फिर से तुमको पता है कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 सिग। दिख रहा है ये कलर या नहीं दिख रहा, नहीं तो मैं व्हाइट कलर से ही बना देती हूँ, है ना। अब देखो बेटे MnO4 नेगेटिव है ना, अब MnO4 नेगेटिव में 4 ऑक्सीजन, तो 4 सिग्मा और 4 पाई बनने चाहिए थे भाई, 8 बॉन्ड, एक ऑक्सीजन एक सिग्मा एक पाई बनाएगा। लेकिन यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है तो हमने एक पाई कम कर दिया, तो इसमें पाई बॉन्ड बनेंगे बेटे 3 और सिग्मा बॉन्ड बनेंगे 4। अब जब इसका तुम स्ट्रक्चर लिखोगे तो क्योंकि 4 सिग्मा, तो फिर से हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही आएगी। लेकिन अब पाई बॉन्ड कितने बन जाएंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे 2 3, तो 1 2, तो 3 ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड वाले और एक ऑक्सीजन तुम्हारा सिंगल बॉन्ड वाला। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा पोटेशियम पर मैंगनेट का। समझ आ गया। अब लेबोरेटरी में, लैब में कैसे हम KMnO4 की प्रिपरेशन करते हैं, तो जब हमने लैब में, ये तो इनके स्ट्रक्चर्स हो गए। अब लैब में अगर हमारे पास मैंगनीज सॉल्ट है तो हम उसको पर ऑक्सो डाई सल्फेट के साथ रिएक्ट करा के और हम उसको MnO4 नेगेटिव में
कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये रिएक्शन तुमने बस ऐसे ही याद रख लेनी है कि Mn2 पॉजिटिव जो मैग्नीज सॉल्ट है वो S2O8 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और MnO4 नेगेटिव प्लस सल्फेट आयन दे देगा। ठीक है, तो ये लेबोरेटरी मेथड है, वो कमर्शियल मेथड था जिसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया था, और वो नॉर्मल प्रिपरेशन जो ओर से हम नॉर्मल वैसे करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है बेटे। अब आ जाओ बेटे प्रॉपर्टीज। जो हमारा KMnO4 है, तुम लोग जो टाइट्रेशन करते हो ना KMnO4 वर्सेस मोहर सॉल्ट की, कुछ के प्रैक्टिकल्स अभी हो रहे हैं, कुछ के अभी हो जाएंगे। एक टाइट्रेशन पक्का आती ही आती है प्रैक्टिकल में, एक सॉल्ट एनालिसिस आएगा ही आएगा। तो जब टाइट्रेशन आती है तो ब्यूरेट में तुम लोग KMnO4 लेते हो और नीचे हम लोग कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं, है ना। तो अब जो हमारा KMnO4 है ना बेटे, KMnO4 जब लैब में पड़ा होता है, तुमको तो सॉल्यूशन देते हैं ना, लेकिन उससे पहले वो वायलेट कलर के सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, फिर उसको वो पानी में बनाते हैं, या एसिडिक मीडियम में बनाएंगे, थोड़ा सा एसिड डाल देंगे, या बेसिक मीडियम में बनाना है तो अल्कलाइन KOH NaOH डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा KMnO4 का वो तुमको जो मिलता है मोस्टली नॉर्मल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब इट इज अ वायलेट क्रिस्टलाइन सॉलिड और इसका 523 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि अगर हमने 523 केल्विन पे इसको हीट कर दिया तो ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। लेकिन जब हम ब्यूरेट में लेते हैं ना तो हमने उसका सॉल्यूशन लिया होता है, डार्क पर्पल वायलेट सा कलर होता है, बैंगन जैसा रंग देख लो, है ना, जैसा बैंगन होता है बैंगन जैसा कलर दिखता है। अब ये जो है हमारा बेटे सॉल्यूबल है वाटर में, ठंडे पानी में भी सॉल्यूबल है, लेकिन थोड़ा गर्म पानी में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सो इट इज सॉल्यूबल इन वाटर एंड इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज पर्पल इन कलर। तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है उसका कलर पर्पल होता है। ठीक है, यस, एग प्लांट, बैंगन, यस बेटा। अब जो है, अब इसको जब हम KMnO4 को हीट करते हैं तो KMnO4 हीट करने पे ये पोटेशियम मैग्नेट में चेंज हो जाएगा, पोटेशियम मैग्नेट में। ठीक है, ये तुमने ध्यान रखना है। एक्शन ऑफ हीट बहुत बार पूछ लेते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन KMnO4 इज हीटेड। तो जब हम KMnO4 को हीट करेंगे ना बेटे तो K2MnO4 में चेंज हो जाएगा प्लस MnO2 और प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, अब जो ग्रीन कलर का ये मैग्नेट, मैग्नेट का कलर ग्रीन, पर मैग्नेट का कलर वायलेट या फिर पर्पल कलर, ध्यान रहेगा ना तुम लोगों को। अब जो ग्रीन कलर का मैग्नेट आयन है ये पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक बिहेवियर हमने कल किया था, है ना, यानी कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जो हमारा पर मैग्नेट है वो हमारा डायामैग्नेटिक है। आप देखो कैसे है डायामैग्नेटिक, इधर देखो MnO4 2 नेगेटिव, MnO4 के ऊपर जब 2 नेगेटिव है तो वो हमारा मैग्नेट हो गया। अब मैग्नेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +6 हो गई, और हमारा मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2। तो 3d5 4s2 में से 3d1 रह गया ना बस, तो अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन जब हम MnO4 नेगेटिव यानी कि पर मैग्नेट की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई बच्चों +7। +7 मीन्स हमारे Mn ने क्या करा, सारा का सारा 3d5 और 4s2 खाली कर दिया, है ना। तो वो सिंपल क्या बच गया, आर्गन 18 बच गया। अब उसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फुली फिल्ड हो गया। इसीलिए हमारा जो मैग्नेट है दैट इज डायामैग्नेटिक, पर मैग्नेट इज डायामैग्नेटिक एंड मैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब है बेटे कि जो हमारा ऑक्सीजन के साथ Mn2O7 बना तो वहां पे जो पार डबल बॉन्ड आया उसकी वजह से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मिला। ठीक है, अब डबल बॉन्ड बना कैसे, अभी अभी हमने स्ट्रक्चर करा कि Mn के साथ ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना दिया। अब Mn के पास तो होती है बेटे d ऑर्बिटल, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास होती है p ऑर्बिटल्स। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं p पाई d पाई मल्टीपल बॉन्डिंग, यानी कि एक की तो p ऑर्बिटल है
और दूसरे की डी ऑर्बिटल है और दोनों ओवरलैपिंग करके डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। सो देयर इज ओवरलैपिंग बिटवीन द p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज, और इसीलिए इसको हम कहेंगे p पाई d पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। समझ आ गया? अगर आ रहा है तो लिखते जाना कि समझ आ रहा है, ठीक है। आप देखो बेटे, अब है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। हमारा जो KMnO4 है ना बेटे, बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तुमने ऑर्गेनिक में तो पढ़ा ही है कि भाई एसिडिक मीडियम में भी ये ऑक्सीडाइजिंग है। अल्कलाइन KMnO4 जब हम यूज करते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, बेंजीन के टॉल्यूइन लिया तो टॉल्यूइन बेंजोइक एसिड में चेंज हो गया, है ना। और कोई भी मतलब एल्डिहाइड को भी चेंज करना है तो KMnO4 के साथ, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये तीनों मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, एसिडिक मीडियम में और अल्कलाइन मीडियम में, ये तीनों मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो कैसे काम करता है देखो बेटे, इन न्यूट्रल मीडियम तो इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक, न्यूट्रल एंड अल्कलाइन मीडिया, ठीक है। अब देखो न्यूट्रल मीडियम में जब pH 7 है तो MnO4 नेगेटिव किस में चेंज होगा, MnO2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से बैलेंसिंग वाली इक्वेशन तुमको ध्यान रखनी है, जो अभी पीछे डाइक्रोमेट में करी थी वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। तो जब हमारा न्यूट्रल मीडियम है तो MnO4 चेंज होता है MnO2 में। अब यहाँ तो हो गए 2 ऑक्सीजन बेटे और यहाँ हो गया हमारा 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन है और न्यूट्रल मीडियम में जो रिएक्शन आएगी ना वो सेम होती है जैसे कि बेसिक मीडियम में होती है। तो ये तुमको ध्यान रखना है कि MnO4 नेगेटिव 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन से MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। एसिडिक मीडियम में ये हमारा Mn2 प्लस में चेंज होता है। एसिडिक मीडियम की थोड़ी बैलेंसिंग इजी रहती है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करता है और 8 हाइड्रोजन आयन ऐड करता है। तुमको ध्यान क्या रखना है कि भाई न्यूट्रल मीडियम में MnO4 नेगेटिव चेंज होगा MnO2 में, और एसिडिक मीडियम में ये चेंज होगा Mn2 पॉजिटिव में। तो यहाँ तो ये करेगा बेटे 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन, ठीक है। और ऊपर वाले में वो करेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन। तो ये जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है इतना इक्विवेलेंट वेट इसका, इसके मोलर मास को उतने नंबर से डिवाइड कर देंगे। बेसिक मीडियम में हमारे पास MnO4 नेगेटिव चेंज हो जाता है MnO4 2 नेगेटिव में, ठीक है। तो ये हमारे पास इनकी तीनों की रिएक्शंस हैं, ये तुमने ध्यान रखनी है। और अब हम इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज करेंगे। सो मैक्सिमम जो होता है इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में है, और मिनिमम जो होता है इसका बेसिक मीडियम में है, ठीक है। तो अब हम करते हैं, ऑर्गेनिक में हम हमेशा जनरली बेसिक यूज कर रहे थे, ठीक है ना। अब आ जाओ बेटे एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में हमारे पास Fe2 पॉजिटिव जो है वो Fe3 पॉजिटिव में चेंज कर देता है। तो रिएक्शन हमको ध्यान ही है कि एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव क्या किया था। अब देखो कैसे करेंगे इसको, वैसे ही जैसे हमने पिछली बार किया है ना पोटेशियम डाइक्रोमेट का, बिल्कुल वैसे ही हम इसमें अब बैलेंसिंग करेंगे। आप देखो कैसे करोगे रिएक्शन, सबसे पहले तुमको बेसिक रिएक्शन याद करनी है कि हमारा MnO4 नेगेटिव है, किसमें चेंज हो रहा है Mn2 पॉजिटिव में। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है बेटे, एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। तो MnO4 नेगेटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन और प्लस कितने H2O, 4 H2O इस तरफ हो गए। अब वो कह रहा है कि Fe2 को Fe3 में चेंज करता है, हमने फिर से वैसे ही करना है बेटे, Fe3 में चेंज हो रहा है Fe2 हमारा। अब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लिख दो। अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बेटे, तो हमें इस इक्वेशन को, अब हमें इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई भी तो करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होने चाहिए। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी बन जाएगी 5 Fe2 पॉजिटिव
gives us 5 Fe3 positive plus 5 electrons. अब इस इक्वेशन में ये वाली बेस इक्वेशन ऐड कर दो, तो बेस इक्वेशन ऐड करोगे तो क्या बनेगा, MnO4 नेगेटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 हाइड्रोजन बेटा, और यहाँ पे Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2। दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, जब 5 से 5 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या, MnO4 नेगेटिव प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव प्लस 8H पॉजिटिव gives us 5 Fe3 पॉजिटिव प्लस Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। समझ आ गया? तो ये हमारे पास ये बन गया बेटे, ठीक है। अब इस इक्वेशन को टैली करो, देखो हो गया। अब तुमने बस यही चीज ध्यान रखनी है कि बेस रिएक्शन हमारे KMnO4 की क्या है और वो किसको किस में कन्वर्ट करता है। अब देखो ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट क्या होते हैं, और हम कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं तो ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो पढ़ते हो ना। अब ऑक्जेलेटो का मतलब होता है COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, यही होता है। तो यानी कि C2O4 नेगेटिव को वो CO2 में चेंज कर रहा है। एक इक्वेशन और करके दिखाती हूँ तुमको। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं तो हम इसको ऑक्जेलेट आयन बोलते हैं, और जब लीगेंड की फॉर्म में रखते हैं तो ऑक्जेलेटो बोलते हो ना। तो इसको जब हम लिखेंगे कि ये C2O4 2 नेगेटिव को CO2 में चेंज कर देता है हमारा MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में, ठीक है। अब C2O4 2 नेगेटिव है तो दो ये हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटे। अब हमारी वो जो इक्वेशन थी पीछे बेसिक वाली, उसमें देखो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, हमारी बेसिक इक्वेशन में 5 है, 5 है ना। अब तुमने क्या करना है, अब यहां तो 2 है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करोगे तो इसको तो मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, और वो जो हमारी इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे बेटे किससे, 2 से कर दोगे। अब इसको कर दिया हमने 2 से मल्टीप्लाई और इसको हमने कर दिया बेटे 5 से मल्टीप्लाई। आप 5 से मल्टीप्लाई करके और 2 से करके 10-10 इलेक्ट्रॉन आ गए दोनों में। आप दोनों को ऐड कर दो तो यहां हमारे पास इक्वेशन बन गई 5 C2O4 2 नेगेटिव प्लस इसको 2 से कर दिया 2 MnO4 नेगेटिव। 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन हमारे कैंसिल हो गए, ठीक है, वहां भी 10 यहां भी 10, और बन गया क्या बेटा हमारा प्लस 16 हाइड्रोजन आयन एरो 10 CO2 प्लस 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 8 पानी वाटर। समझ आ गया? तो इस तरीके से बेटे हमको ध्यान रखना है बस कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 ऑक्जेलेट को CO2 में चेंज करता है, Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में चेंज करता है, और आयोडाइड्स को I2 में चेंज करता है, ठीक है। सल्फाइड्स को सल्फेट में चेंज करता है। तो हमने जनरल बेसिक रिएक्शन लर्न करनी है और किसको किस में कन्वर्ट करना है, फिर ऐसे ही हमने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल करके दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है, ठीक है। सो आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करना, ये सारा हमने डाइक्रोमेट में भी किया था। अब है बेटे KMnO4 की एक और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, नाइट्राइट को किसमें कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट में, ठीक है। सो NO2 नेगेटिव को कन्वर्ट कर रहा है NO3 नेगेटिव में। इसमें भी हमने सेम वही सब करना है बेटा और कुछ नहीं करना, ठीक है। सल्फाइड को सल्फर में चेंज कर रहा है, यानी कि S के ऊपर 2 नेगेटिव को सल्फर में चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शंस हैं जो तुमने ध्यान रखनी है। अब आ जाओ बेटे न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। अभी देखो एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट था, उसने भी आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट किया। KMnO4 ने भी आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट किया। लेकिन जब हमने न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम लिया तो आयोडाइड चेंज हुआ आयोडेट में। आयोडेट मींस IO3 नेगेटिव,
ठीक है। सो IO3 नेगेटिव में चेंज कौन करेगा? एल्कलाइन या फिर न्यूट्रल मीडियम। सो एल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम की प्रेजेंस में आवर आयोडाइड इज चेंजिंग इनटू IO3 नेगेटिव। तो हमारे पास MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव एंड इट इज चेंजिंग इनटू IO3 नेगेटिव। समझ आ गया? अब इसको कैसे करोगे? बेस इक्वेशन याद करनी है तुमको, MnO4 नेगेटिव वाली, और फिर हमने I नेगेटिव को IO3 नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है। तो अब ये थायोसल्फेट को सल्फेट में चेंज करेगा और मैग्नेस सॉल्ट को Mn2 पॉजिटिव को MnO2 में चेंज कर देगा। ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शंस है। सो MnO4 नेगेटिव प्लस आयोडाइड, MnO2 प्लस IO3 नेगेटिव, फिर तुम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करते रहना बेसिक मीडियम में। फिर ऐसे थायोसल्फेट H2O3 नेगेटिव, इसको चेंज कर दिया इसने SO4 2 नेगेटिव में। तो यहाँ सल्फर 2 है, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार बैलेंस करके देख लेना। ठीक है। ऐसे ही MnO4 नेगेटिव किसमें चेंज हो रहा है? किसको चेंज कर रहा है? Mn2 को MnO2 में ही चेंज कर देगा। तो ये हमारे पास इनकी न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम की ज्यादा रिएक्शंस नहीं है। अब है बेटे हमारे पास क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम फेरोक्रोम या क्रोमाइट ओर एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पीएच। तो ये तुमको ध्यान रखना है कि जब हमारे पास CrO4 नेगेटिव था, उसको हमने किस में चेंज किया था? Cr2O7 नेगेटिव में। तो जब हमने एसिड डाला तो येलो से किस में चेंज हो गया था? ऑरेंज में। और जब हमने बेस डाला तो वो ऑरेंज से किस में चेंज हो गया? येलो में। तो ये तुमको ध्यान रखना है कि जब हम पीएच इंक्रीज करेंगे तो यानी कि हमने क्या करा? इस डाइक्रोमेट में बेस डाल दिया, तो रिएक्शन इस तरफ आ गई, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। अब है बेटे यूजेस कहां कहां है इनके? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में लैब और इंडस्ट्री में यूज होता है। वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन करना हो आयरन सॉल्ट्स का, ऑक्जेलेट्स का, तो भी हम यूज करते हैं। क्वालिटेटिव डिटेक्शन करनी हो, जैसे तुमने भी क्लोराइड आयन का डिटेक्शन के लिए यूज करा। ठीक है। एंड डिसइंफेक्टेंट्स में भी हमारा KMnO4 यूज होता है। और टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, जब हमने ये पता लगाना हो कि ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है या नहीं है, सिंगल बॉन्ड वाला, यानी कि जब टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन करते हैं तो हम एल्कलाइन के MnO4 को बेयर्स रिएजेंट की तरह यूज करते हैं। तो बेयर्स रिएजेंट डीकलराइज हो जाता है। तो ये हमारे पास है। अब ये वही आ गया, डिस्क्राइब द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, कि आयोडाइड पे कैसे है, Fe2 पॉजिटिव पे कैसे है, H2S पे। अभी अभी तुम लोगों को ये रिएक्शंस मैंने सारी करवाई हैं। तो 2 बार भी प्रैक्टिस करोगे ना बेटे तो इक्वेशंस तुमको ऐड करके याद हो जाएंगी। मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया कहीं कॉफिशिएंट कुछ गड़बड़ हो गया तो बैलेंसिंग के वहां नंबर कट जाएंगे बेटे इसमें। तो इसलिए तुमको वहां पे सॉल्व करके देख लेना है। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास KMnO4 की कि Fe2 को किसमें चेंज कर देगा, SO2 को किसमें चेंज करेगा, और ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड मींस C2O4 नेगेटिव, जिसको CO2 में चेंज किया था। ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गया बेटे। अब है हमारे पास स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के स्टेप्स है ना बेटे KMnO4 के 2 नंबर के आ जाते हैं, क्योंकि 2 ही स्टेप है। ऐसे ही K2Cr2O7 में भी हमारे पास 2 ही स्टेप्स हैं। तो ये 2-2 नंबर का ही आता है, एक एक इक्वेशन लिखनी ही आती है। ठीक है। तो अब जो हमने आज किया, इसके बाद ये हमारे को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? KMnO4, K2MnO4, इनके कलर ध्यान रखने हैं, इनकी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस ध्यान रखनी है, और इनकी जो प्रिपरेशन के स्टेप्स हैं वो ध्यान रखना है। कई बार स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, कलर आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ पीएच तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इफेक्ट ऑफ हीटिंग, ये दोनों तो बहुत जरूरी, अच्छे से तुम लोग याद करके रखना। ठीक है। अब हम लोग कल मिलेंगे बेटे, और कल हम लोग F ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो कल रात को फिर से 9 बजे हम लोग लास्ट इसको कल खत्म कर देंगे।
एफ ब्लॉक एलिमेंट्स करके।